आज की कहानी में हम जानेंगे 1971 की भारत पाकिस्तान की वो जंग जिसने की साबित किया कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से कैसे जीती जाती है। भारत के सामने एक तरफ था पाकिस्तान और दूसरी तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका, लेकिन फिर भी भारत के जाबाज सिपाहियों ने इस चुनौती का डट के सामना किया और न सिर्फ पाकिस्तान को हराया बल्कि उसके 93,000 सैनिकों को भारत के आगे सरेंडर करना पड़ गया। और कैसे ठीक एंड टाइम पर रूस भारत की मदद के लिए सामने आता है, भारत के एक सच्चे दोस्त की तरह। और INS विक्रांत को तबाह करने आई पाकिस्तानी पनडुब्बी गाजी को भारत ने कैसे मार गिराया, कैसे इस युद्ध ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कर आज के बांग्लादेश को खड़ा किया। कहानी पाकिस्तान के हारने की और कहानी बांग्लादेश के बनने की। जानने के लिए बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 1971 के युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान के बनने से यानी कि 1947 से शुरू हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। अब यहाँ पूर्वी पाकिस्तान बंगाल से काटकर बनाया गया था, तो यहाँ की भाषा बंगाली थी जबकि पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा उर्दू थी। तो सामाजिक सांस्कृतिक रूप से पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और यही वजह थी कि पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान को पूरी तरह से अपना नहीं पा रहा था और उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पर भाषा, पहनावा, इन सब को लेकर तानाशाही रवैया अपनाना शुरू किया। पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश के लोगों पर उर्दू भाषा और पश्चिमी पाकिस्तान की दूसरी बातों को थोपने की लगातार कोशिश की जा रही थी और पूर्वी पाकिस्तान को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। पूर्वी पाकिस्तान के लिए ये भेदभाव वाला बर्ताव लोगों के अंदर विद्रोह की भावना पैदा कर रहा था। और तो और पाकिस्तान के मिलिट्री और गवर्नमेंट का मुख्य केंद्र पश्चिमी पाकिस्तान ही था और ज्यादातर डेवलपमेंट पश्चिमी क्षेत्र में ही हो रहा था। लेकिन 1970 में हुए इलेक्शन में पश्चिमी पाकिस्तान को एक झटका लगता है, क्योंकि इस चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान की आवामी लीग पार्टी जीत जाती है, जो प्रधानमंत्री बनने के लिए काफी था। और ये वेस्ट पाकिस्तान को अपने डोमिनेंस के चलते मंजूर नहीं था, वो उन्हें अपने से नीचा समझा करते थे। उधर चुनाव में आवामी लीग को बहुमत मिलने के बाद पूर्वी पाकिस्तान में जश्न का माहौल था। तो अब शुरू होता है साजिशों का दौर। लेकिन जैसे ही शेख मुजीबुर रहमान की शपथ लेने का समय आया तो वेस्ट पाकिस्तान ने नेशनल असेंबली को ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। ये साफ तय था कि वो नहीं चाहते थे कि शेख मुजीबुर रहमान सत्ता में आए और ये एक साजिश के तहत किया गया था, जिसके चलते पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह हो गया, कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया और ये आंदोलन अब स्वतंत्रता आंदोलन में बदल गया, जिसे दबाने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल टीका खां को पूर्वी पाकिस्तान का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया और रातों रात शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर पश्चिमी पाकिस्तान लाया गया। बगावत को कुचलने के लिए ऑपरेशन सर्चलाइट और ऑपरेशन विरसल की कार्यवाही की गई, जिसमें लाखों निर्दोष लोगों की जान ले ली गई, जिसके चलते पूर्वी पाकिस्तान के लोग जान बचाने के लिए भागकर भारत में शरणार्थी बनकर आने लगे। पश्चिमी बंगाल, बिहार, असम, मेघालय और त्रिपुरा की सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर रेफ्यूजी कैंप भी लगाए गए। लेकिन अब समस्या ये थी कि लाखों की तादाद में रेफ्यूजी आने लगे थे और भारत की अर्थव्यवस्था पर भी इसका भारी असर पड़ रहा था। उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था भी कुछ खास ठीक नहीं थी। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ये जान गई थी कि लाखों शरणार्थियों को भारत में शरण देने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध कर इस संघर्ष को ही खत्म कर दिया जाए। इसका यही एक सलूशन है। दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान में आंदोलन तेज होते गए और उन्हें दबाने के लिए अत्याचार उससे भी कहीं ज्यादा क्या कहें, यूँ समझिए कि इंतहा पार कर दी। हर तरफ पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा बांग्लादेशी महिलाओं और लड़कियों के साथ खुलेआम दुष्कर्म किए जा रहे थे। लोगों को जिंदा जलाना, काटना, मारना जो हो सकता था किया जा रहा था। कहा जाता है कि 20,000 से ज्यादा रेप किए गए और ऑफिशियली आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। जिस पे थोड़ा भी शक होता उस पे बेरहमी की हद से बाहर जाकर टॉर्चर कर उसे मौत के घाट उतारा जा रहा था। मानवता जैसे कहीं थी ही नहीं। और इसी बीच 28 अप्रैल 1971 को इंदिरा गांधी मंत्रिमंडल ने उस समय के भारतीय सेनाध्यक्ष
सैम मानेकशॉ से मीटिंग की और उन्हें युद्ध करने का आदेश दिया। इंदिरा गांधी चाहती थी कि मार्च में ही वो पूर्वी पाकिस्तान पर हमला बोल दें। सैम मानेकशॉ ने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि भारतीय सेना उसके लिए तैयार नहीं थी। इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और तमाम टेलीग्राम दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हमें पूर्वी पाकिस्तान में दखल देना ही होगा। सैम मानेकशॉ ने कहा कि हम लड़ाई शुरू करते हैं तो निश्चित ही हार जाएंगे क्योंकि हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। सैम मानेकशॉ ने कहा कि अभी मानसून के वक्त ईस्ट पाकिस्तान के इलाकों में जब बारिश होती है तो वहाँ की नदियाँ समंदर बन जाती हैं और हमारे पास आने जाने के लिए भी सिर्फ सड़कें ही हैं और एयरफोर्स भी तब हमारी मदद नहीं कर पाएगी। इसलिए उन्होंने तैयारी के लिए नवंबर तक का समय मांगा और वादा किया कि तब जीत हमारी होगी। अब मुक्ति वाहिनी को भारतीय सेना न केवल सहारा दे रही थी बल्कि पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग भी दे रही थी। भारतीय सेना के साथ ने मुक्ति वाहिनी को कई गुना ताकतवर बना दिया। भारतीय सेना के इस कदम से बौखलाए पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिसका नाम उन्होंने ऑपरेशन चंगेजी रखा। 3 दिसंबर की शाम 5:45 पर पाकिस्तान ने भारत के एयरफील्ड पर अटैक किया। भारत के अमृतसर और आगरा समेत कई शहरों को निशाना बनाया, जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी भूल थी। जिसके बाद 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो जाता है। इस युद्ध की खासियत ये थी कि ये हर तरह से लड़ा जा रहा था। जमीन, समुद्र, आसमान और भारत की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने अपने फ्रंट पर जीत भी पाई थी। 4 दिसंबर को राजस्थान के लोंगेवाला सेक्टर में पाकिस्तान ने हमला करने की पूरी तैयारी कर रखी थी, जिसके तहत पाकिस्तानी सेना ने राजस्थान की लोंगेवाला चौकी पर हमला कर भारत में दाखिल होने के बाद रामगढ़, जैसलमेर और दिल्ली पहुंचने की साजिश रची हुई थी। इस साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने 2000 से भी ज्यादा जवानों के साथ 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री ब्रिगेड को लोंगेवाला पोस्ट की तरफ रवाना किया। लोंगेवाला पर उन दिनों पंजाब रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की A कंपनी को तैनात किया गया था। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में तैनात इस कंपनी में 120 जवान के पास बड़े हथियारों के नाम पर सिर्फ एक MMG L16 81 mm मोर्टार, तोप लगी एक जीप थी। 4 सिपाहियों वाला BSF का एक ऊंट दस्ता भी तैनात था। इस हमले की सूचना मिलने के साथ मेजर कुलदीप सिंह ने लेफ्टिनेंट धर्मवीर के नेतृत्व में 20 जवानों की पेट्रोल टीम को बॉर्डर पिलर पर भेज दिया। कुछ ही घंटों बाद लेफ्टिनेंट धर्मवीर ने मेजर कुलदीप सिंह को बताया कि 65 टैंक और एक मोबाइल इन्फेंट्री के साथ पाकिस्तान की बड़ी फौज लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ रही है। मेजर कुलदीप सिंह ने तत्काल इस जानकारी को हेडक्वार्टर कमांडर से साझा कर एयरफोर्स सपोर्ट की मांग की, क्योंकि रात होने वाली थी। इसलिए अगली सुबह तक लोंगेवाला पोस्ट को एयर सपोर्ट मिलना पॉसिबल नहीं था। आर्मी हेडक्वार्टर ने 2 ऑप्शंस के साथ आखिरी फैसला मेजर कुलदीप सिंह पर छोड़ दिया। पहला ऑप्शन पोस्ट पर कब्जा जमाए रखने का था, जबकि दूसरा ऑप्शन पोस्ट को खाली कर छोड़कर पीछे हटने का था। और मेजर कुलदीप सिंह ने वहीं रुककर दुश्मनों का मुकाबला करने का फैसला लिया। 4 दिसंबर 1971 की रात करीब 12:30 बजे पाकिस्तान की तरफ से आर्टरी फायरिंग शुरू कर दी गई और पाकिस्तानी सेना के टैंकों ने लोंगेवाला पोस्ट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही ये टैंक लोंगेवाला पोस्ट से करीब 30 मीटर की दूरी पर रह गए तो वहाँ पहले से ही तैयार बैठे भारतीय जाबाजों ने एंटी टैंक गन से पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दुश्मनों के 2 शक्तिशाली टैंकों की धज्जियां उड़ गई। भारतीय सेना को मिली इस पहली सफलता ने इस युद्ध का रुख बदल दिया। अब जैसे ही पाकिस्तान के 2 टैंक धराशायी हो गए तो पाकिस्तानी अफसर्स को लगा कि पूरे इलाके पे माइंस बिछी हुई हैं, तो वो तुरंत सेना को वहीं रुकने का ऑर्डर देते हैं और जबरदस्त तरीके से जल रही टैंक की आग की रोशनी से भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सेना दिखाई देने लगी थी। अब वो उनके निशाने पर थे। मेजर चांदपुरी के नेतृत्व में भारतीय सेना मोर्टार, MMG सहित दूसरे हथियारों से इतनी सटीक गोलाबारी कर रही थी कि गिनती में कई गुना और पूरी तरह से हथियारों से लैस पाकिस्तानी सेना के होश उड़ गए। उन्हें लग रहा था कि यहाँ पे ना के बराबर सैनिक होंगे तो यहाँ से हम आसानी से कब्जा कर लेंगे और फिर रामगढ़ और जैसलमेर पर कब्जा करके उस हिस्से और सड़कों पर अपना कब्जा कर इंडियन फोर्स की सप्लाई चेन को ही रोक देंगे, जो कि उन्हें अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा था। उनके एक्सपर्ट्स अब माइन खोजने और उसे निष्क्रिय करने में लगे हुए थे। लगभग करीब 2 घंटे उन्हें ये समझने में लगे कि कंटीली तारों के उस तरफ लैंड माइंस
नहीं बिछे हुए और फिर वो आगे बढ़ने लगे, जिस वजह से युद्ध ने अब एक गंभीर रूप ले लिया था। सिर्फ 120 भारतीय जवान और पाकिस्तान के 2 से 3 हजार जवान आमने सामने थे और हाथापाई तक शुरू हो चुकी थी। उधर सूरज की पहली किरण के साथ भारतीय एयरफोर्स के हंटर और मारुत लड़ाकू विमान मदद के लिए लोंगेवाला पोस्ट पहुंच जाते हैं। इन लड़ाकू विमानों ने देखते ही देखते पाकिस्तानी टैंकों को एक एक करके ध्वस्त करना शुरू कर दिया और पूरा युद्ध ही पलट कर रख दिया। पाकिस्तानी सेना को यहाँ जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। आईएएफ के हंटर्स ने टैंक और हथियारबंद गाड़ियों के बीच ऐसी दहशत मचाई कि वे इधर उधर भागे। थार के रेगिस्तान में बनी इस भूल भुलैया की ये तस्वीर आज इतिहास का हिस्सा है। कई टैंकों को तो पाकिस्तानी फौजी वहीं छोड़कर भाग गए। पोस्ट के आसपास कुल 100 गाड़ियां मिली जो लगभग बर्बाद हो चुकी थी। ये तस्वीर दिखाती है कि पाकिस्तानी टैंक बचने को गोल गोल घूमते रहे मगर उन्हें कोई रास्ता ना मिला। वहीं जबरदस्त युद्ध कौशल के लिए 23वीं बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कुलदीप सिंह चांदपुरी को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। अब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया गया। यह अभियान पाकिस्तानी नौसेना के कराची स्थित मुख्यालय को निशाने पर लेकर शुरू किया गया। इस हमले में पाकिस्तान के कई जहाज बर्बाद हो गए। इस दौरान पाकिस्तान के ऑयल टैंकर भी तबाह हो गए थे। कराची हार्बर फ्यूल स्टोरेज के तबाह हो जाने से पाकिस्तानी नौसेना की कमर टूट गई थी। कराची के तेल टैंकरों में लगी आग की लपटों को 60 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। कराची के तेल डिपो में लगी आग को 7 दिनों तक नहीं बुझाया जा सका था। वहीं भारत ने बंगाल की खाड़ी में आईएनएस विक्रांत को तैनात कर पाकिस्तान के लिए एक बड़ा नौसैनिक अवरोध खड़ा कर दिया था। भारतीय नौसेना के इस कदम से पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान एक दूसरे से अलग थलग पड़ गए थे। अब पाकिस्तान ने एक योजना बनाई। उसने भारत के सबसे बड़े ताकतवर जहाज आईएनएस विक्रांत को उनकी सबसे मजबूत और ताकतवर सबमरीन पीएनएस गाजी से मार गिराने की पूरी तैयारी कर ली थी। पीएनएस गाजी जो उसने अमेरिका से ली थी, उस वक्त ये साउथ ईस्ट एशिया की सबसे ताकतवर सबमरीन में से एक थी और इसकी ताकत का अंदाजा भारत को अच्छे से था। गाजी को कराची हार्बर से सीधे पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक आना था, जो कि उसके लिए बहुत बड़ा रिस्क था। पूर्व की तरफ भारत की नौसेना बहुत अच्छी पोजीशन में थी। 14 नवंबर 1971 को गाजी निकल पड़ता है। इस सबमरीन में 90 सैनिक सवार थे। विक्रांत को डुबाने के लिए उन्हें यकीन था कि वो विक्रांत को खत्म कर लौटेंगे। पाकिस्तान के इस प्लान की खबर भारत को लग जाती है। हुआ यूं कि कराची से गाजी जब चला तो पाकिस्तान नेवी ने ईस्ट पाकिस्तान स्थित चिटगोंग नेवी को मैसेज कर दिया था कि उन्हें एक स्पेशल ऑयल की जरूरत है। ये ल्यूब्रिकेंट था जो कि सबमरीन और माइनस्वीपर में इस्तेमाल होता था। ये मैसेज इंडियन नेवी ने पकड़ लिया। जब पता चला कि ये लोग स्पेशल ऑयल खोज रहे हैं तो सबमरीन का नाम भी क्लियर हो गया। भारतीय नेवी को इसकी भनक लगते ही उन्होंने एक नया प्लान बनाया। उन्होंने विक्रांत को बंगाल की खाड़ी से थोड़ा नीचे अंडमान आइलैंड में भेज दिया और विक्रांत की जगह आईएनएस राजपूत को तैनात कर दिया गया था। उधर गाजी विशाखापट्टनम पहुंच चुका था विक्रांत को डुबाने के लिए और अब कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए आईएनएस विक्रांत के कॉल साइन का इस्तेमाल किया गया, जिससे दुश्मन सेना को ये जताया गया कि विक्रांत विशाखापट्टनम बंदरगाह पर ही है। राजपूत से मिलते गलत सिग्नल की वजह से गाजी इतना कंफ्यूज हो गया कि अब वो सीधा आ खड़ा हुआ आईएनएस राजपूत के सामने। लेकिन जब तक गाजी में बैठे ऑफिसर्स ये समझ पाते कि ये तो विक्रांत नहीं है, हमारे साथ धोखा हुआ है, तभी आईएनएस राजपूत के कप्तान इंद्रजीत सिंह ने फौरन 2 फायर करने का ऑर्डर दिया। फायर हुआ और गाजी वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया गया। गाजी डूब चुका था और उसके साथ उसमें सवार 90 सैनिक भी, जिससे पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा। अब जब पाकिस्तान ये युद्ध हारने लगा तो उसने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका ने अपना जंगी जहाज यूएसएस एंटरप्राइज, जिसे कि अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा कहते हैं, जो कि अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा बेड़ा है, जिसमें कि 50 से 70 जहाज और पनडुब्बियां शामिल हैं। इस बेड़े में करीब 150 एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसमें करीब 20,000 नौसैनिक हरदम तैनात रहते हैं। अब ये भारत की तरफ रवाना हो चुका था और
धमकी दी जा रही थी कि अगर भारत ने तुरंत बिना शर्त अपनी सेवा पीछे नहीं ली तो वो भारत पर आक्रमण कर देगा। और ब्रिटेन ने भी अपने बैटलशिप ईगल को अमेरिका का साथ देने के लिए रवाना किया, अमेरिका की मदद के लिए, जो कि भारत के लिए बहुत चिंता का विषय था, क्योंकि भारत इतना समर्थ नहीं था कि वो अमेरिका के 7वें बेड़े का सामना करे। ये युद्ध अब हाथ से गया ही लग रहा था कि तभी भारत ने सोवियत संघ से मदद की गुहार लगाई, क्योंकि युद्ध शुरू होने के कुछ महीने पहले ही भारत ने यूएसएसआर के साथ सोवियत भारत शांति, मैत्री और सहयोग संधि साइन की थी। सोवियत संघ ने तुरंत अपनी परमाणु पनडुब्बी भारत की मदद के लिए भेज दी। सोवियत संघ ने तब अमेरिका और उसके सहयोगियों को साफ संदेश दे दिया कि अगर भारत पर हमला हुआ तो ये रूस पे हमला समझा जाएगा और सोवियत संघ भी इस युद्ध में उतर जाएगा। उधर दूसरी तरफ जैसा तय हुआ था, इंग्लिश जहाज अब सागर में भारत को टारगेट करेगा और अमेरिकी फ्लीट बंगाल की खाड़ी में घुसेगा, जहां 1 लाख पाकिस्तानी फौज को भारतीय सेना ने घेर लिया था। रूसी राष्ट्रपति परमाणु हथियारों से लैस जहाजों को रवाना करने का आदेश देते हैं। ये तारीख थी 13 दिसंबर, जिसकी अगुवाई प्रशांत महासागर में रूस के 10वें बैटल ग्रुप के कमांडर कर रहे थे। इस बेड़े में न्यूक्लियर पनडुब्बी भी थी, लेकिन टॉर्पीडो और मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर थी, इसलिए रूसी बेड़े को चक्कर लगाकर उनके आगे निकलना था। इसमें वो कामयाब भी हो गए। रूसी बेड़े ने यूएसएस एंटरप्राइज की तरफ मिसाइलें घुमा दी। उस समय रूसियों ने ब्रिटिश नेवी का एक मैसेज इंटरसेप्ट किया, जिसमें उनके एडमिरल की आवाज आती है, इट्स टू लेट। यहाँ तो यूएसएसआर की एटमी पनडुब्बियां आ गई हैं और उनके बेड़े में बहुत सारे जहाज हैं। फिर क्या था, ब्रिटिश बेड़ा मेडागास्कर की तरफ भाग खड़ा हुआ। अमेरिका के 7वें बेड़े को रुकने का ऑर्डर मिल गया और पूरी कहानी ही बदल गई। अगर उस समय यूएसएसआर भारत की मदद के लिए नहीं आता तो शायद आज इतिहास कुछ और होता। भारत और पाकिस्तान के बीच महज 13 दिन चले इस युद्ध में पाकिस्तान अपने घुटनों पर आ गया और आज से ठीक 50 साल पहले यानी 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल ए नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने बिना शर्त समर्पण कर दिया था। इसी के साथ 1971 में रची गई साजिश का अंत हुआ और पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बन के उभरा। जानते हैं, ये युद्ध सिर्फ पीएनएस गाजी को खत्म करने, रशिया का भारत का साथ देने या लोंगेवाला की लड़ाई, इसका सिर्फ इतना ही इतिहास नहीं है, बल्कि 1971 की लड़ाई में और भी कई जगह मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे थे जो कि शायद हमारी नजरों में नहीं आए, जैसे कि बैटल ऑफ चाचोर, जिसमें भारत के 10 पैरा कमांडो 10 दिसंबर 1971 को दुश्मन के गढ़ में घुसकर यानी सीधे पाकिस्तान में घुसकर वहां तबाही मचा देते हैं और कुछ ही घंटों में भारतीय कमांडोज ने चाचोर में मौजूद ज्यादातर दुश्मनों को मार गिराया। इन 10 पैरा कमांडोज का ऑपरेशन चाचोर पर कब्जे के बाद भी जारी रहा। अब भारतीय कमांडोज के निशाने पर वाराह इलाका सिंध प्रांत का एक शहर था। 8 दिसंबर 1971 की रात भारतीय कमांडोज ने पाकिस्तान के वाराह में कार्यवाही शुरू की। इस कार्रवाई के दौरान भारतीय कमांडोज ने बड़ी सूझबूझ से दुश्मन सेना को यह विश्वास दिला दिया कि टैंकों की एक बहुत बड़ी फौज उनके खिलाफ कार्रवाई के इरादे से इलाके में घुस चुकी है। भारतीय सेना की इस सूझबूझ का दुश्मन सेना पर साइकोलॉजिकल असर हुआ और भारतीय सेना दुश्मन को उसके अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब रही। इस युद्ध में भारतीय कमांडो 17 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी बनाने में कामयाब रहे। ऐसे कई किस्से हैं 1971 की जंग के जो कि हर जगह चल रही थी। यह आत्मसमर्पण ढाका में हुआ था, जहां पाकिस्तानी लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने सरेंडर के कागजातों पर हस्ताक्षर किए थे। दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद समर्पण करने वाले सभी पाक सैनिकों को युद्ध बंदी के तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था। माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किसी देश की सेना द्वारा किया गया यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था और कुछ समय बाद इन युद्ध बंदियों को वापस छोड़ दिया जाता है। इतनी बड़ी जंग जिसमें कि अमेरिका, ब्रिटेन और यूएसएसआर तक कूद पड़े थे, जिसपे पूरी दुनिया की नजर बनी हुई थी, उसे हमारी भारतीय सेना ने अपनी जबरदस्त बहादुरी और कुशल रणनीति से महज 13 दिनों में ही खत्म कर दिया, जो कि एक मिसाल बन चुकी है। शाम 5 बजे जनरल सैम मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी को फोन करके सूचना दी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने संसद में जाकर कहा, ढाका अब एक आजाद देश की राजधानी है। हम जीत के इस क्षण में बांग्लादेश के लोगों का अभिवादन करते हैं और दुनिया के सामने ये मैसेज पहुंचाया कि भारत चाहे तो हार चुके पाकिस्तान से और भी जगह छीन
सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। सिर्फ 13 दिन में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और इस युद्ध को इतिहास बना के अमर कर दिया। तो आपका क्या कहना है दोस्तों इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।